वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और ब्राज़ील के सदर लोला डिसिल्वा के साथ दो तरफ़ा उमूर पर किया तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने दोनों रहनुमाओं के साथ तमाम तर अहम दो तरफ़ा बैन अल-अक़वामी उमूर पर भी किया तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने दीगर आलमी क़ायदीन के साथ हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में एटमी हमले में हलाक हुए लोगों को पेश किया खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म मोदी ने हिरोशिमा में मुनक़िद G7 सरबराह इजलास से किया खिताब। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के ऐन मुताबिक तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने पर ख़ास तौर से दिया ज़ोर। कहा, आलमी सतह पर एक जामे ग़िज़ाई निज़ाम की ज़रूरत। महरूम तबक़ात और गरीब किसानों के मफादात के तईं तरजीह दिए जाने पर भी दिया ज़ोर। वज़ीर आज़म आज जापान के कामयाब दौरे के बाद पापुआ न्यू गिनी के लिए होंगे रवाना। हिंद बहरुल काहिल खित्ता ताउन फोरम के तीसरे सरबराह इजलास की मुश्तरका तौर से करेंगे मेज़बानी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। अमित शाह आज अहमदाबाद में मुतादिद तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे और रखेंगे संगे बुनियाद। मरकजी वज़ीर दाखिला मोदी कम्युनिटी के एक कौमी कन्वेंशन का भी करेंगे इफ्तिताह। मुंबई में आज से G20 ममालिक की माहौलियात और मौसमियाती पायदारी से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग की होगी शुरुआत। 3 रोज़ा इजलास में पायदार और मौसम दोस्त समुद्री मईशत पर खास तौर से होगी तवज्जो मरकूज। IPL में आज खेले जाएंगे दो मुकाबले। दिन के पहले मैच में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान होगा मुकाबला। वहीं दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस होंगे आमने सामने। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास तफसीलात पर। खास खबरों की तफसीलात पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के साथ दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के सदर लोला डिसिल्वा के साथ भी दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर आलमी रहनुमाओं ने G7 सरबराह इजलास के अलावा हिरोशिमा पीस मेमोरियल में एटमी हमले में हलाक हुए लोगों को खराज अक़ीदत पेश किया। और इस दौरान तमाम आलमी रहनुमाओं ने ग्रुप की तस्वीर भी खिंचवाई। और इस दौरान खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G7 सरबराह इजलास के दौरान मुख्तलिफ बहरानों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के लिए 10 निकाती एक्शन प्लान पर भी जोर दिया है। जापान के हिरोशिमा में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने जवार को अपनाने और इसके बारे में बेदारी पैदा करने पर भी जोर दिया।
in his intervention during this session, Honorable Prime Minister made a whole host of suggestions in terms of how the current challenges could be addressed. In particular, he made a 10-point call to action at this session. I would briefly enumerate the thrust areas of these points which he mentioned. His first point was to focus on developing inclusive food systems, and particularly the kind of food systems that protect the most vulnerable sections of the developing country communities, including in particular the marginal farmer community. Second, Prime Minister Modi strongly advocated adoption and awareness about millets. और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जापान के कामयाब दौरे के बाद आज पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना होंगे। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी हिंद बहरुल काहिल खित्ता ताउन फोरम के तीसरे सरबराह इजलास की मुश्तरका मेज़बानी करेंगे। पेश है इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्की दौरे के दौरान दूसरे मरहले में पापुआ न्यू गिनी पहुंचेंगे। ये किसी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का पापुआ न्यू गिनी का पहला दौरा होगा। हिंदुस्तान ने अप्रैल 1996 में पोर्ट मॉर्सबी में अपना हाई कमीशन खोला था। उससे पहले पापुआ न्यू गिनी के साथ सुआई और कुआलालंपुर के जरिए सिफारती ताल्लुकात कायम किए गए थे। पापुआ न्यू गिनी ने अक्टूबर 2006 में नई दिल्ली में अपना सिफारती मिशन कायम किया। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं और दौलत मुश्तरका, नावाबस्ता तहरीक और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बैनुल अक़वामी फोरम्स पर दोनों करीबी काम कर रहे हैं। थीम होगा डेवलपमेंट, वही है हमारा डेवलपमेंट पार्टनरशिप इन देशों के साथ, ताकि ये लोगों हैं काफी कोलोनियलिज्म से वेरी समीप में, रिसेंटली दे केम आउट ऑफ दे वर व्हाट के अंडर कोलोनियलिज्म। सो इट इज हमारा ड्यूटी है कि हमारे ये कंट्री को अच्छी तरह उनको आगे बढ़ाएं और हमारा डेवलपमेंट, हमारा हाउ द वे हमारा 1.4 बिलियन को we brought out of them into a development mode and able to provide sustenance, and we are able to march to become the 5th largest economy now. and हम आगे और 10-12 साल में हम तो 3rd largest economy बनने वाले। देखिए हमारा देश, वी आर इन दैट पॉजिटिव, ये आशा, ये होप, उम्मीद उनको देना है ताकि वो भी ऐसा आगे बढ़े, और उनका टूल्स हम दे रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग ताकि वो आगे बढ़े। वजीर आजम मोदी पापुआ न्यू गिनी के वजीर आजम मारापे के साथ पोर्ट मॉर्सबी में हिंद बहरुल काहिल जज़ाइर ताउन के फोरम के तीसरे सरबराही इजलास की मुश्तरका मेजबानी करेंगे। 2014 में तश्कील पाने वाले इस फोरम में हिंदुस्तान और बहरुल काहिल के 14 जज़ाइर शामिल हैं। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम मोदी पापुआ न्यू गिनी, फिजी और न्यूजीलैंड के वजीर आजम के साथ 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। वो हिंदुस्तानी कम्युनिटी के अरकान से भी मुलाकात करेंगे। फिपिक के तीसरे समिट का आयोजन यहां पापुआ न्यू गिनी में हो रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की लहरें आपस में मिलती हैं, उसी तरह आशा है कि भारत और पैसिफिक आइलैंड्स आपस में मिलकर सहयोग और विकास की नई परिभाषा लिखेंगे। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन आनंद कुमार, बिब्लेंदु पांडे और हुकुम सिंह के साथ मैं शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज के लिए पोर्ट मॉर्सबी में। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 6 रोज़ा 3 मुल्कों के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म अपने जापान के कामयाब दौरे के बाद पापुआ न्यू गिनी के लिए आज रवाना हो जाएंगे। पीएम के दौरे को लेकर पापुआ न्यू गिनी के लोगों में काफ़ी जोश और खरोश है। हमारे नुमाइंदे शुभेंदु ने वहाँ के लोगों से बातचीत की। भारत के अंदर बहुत सारे बदलाव हम लोगों ने देखे हैं कि रूरल डेवलपमेंट्स, स्वच्छ भारत एंड वुमेन एम्पावरमेंट, वो तो हम देखते ही हैं। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ की जो लीडर्स हैं वो लोग भी बोलते हैं मोदी जी कितने अच्छा लीडर हैं। वो लोग बोलते हैं कि यहाँ कुछ लीडर में नाम पता नहीं लेना ठीक होगा कि नहीं, वो लोग मेरे से हर बार मैं जब इंडिया से आता हूँ तो बुक्स मंगाते हैं। इस बार तो मोदी जी का बुक्स भी मंगा लिया। सो दैट काइंड ऑफ यहाँ पे मोदी जी का पॉपुलैरिटी है। इकोनॉमी वाइज और कम्युनिकेशन वाइज तो बहुत ही अच्छा है। अभी जैसे रोडवेज, रेलवेज, एजुकेशन वाइज, स्वच्छ भारत, गंगा, नमामि गंगा, so there are so many things. Digital India is one of the biggest part है।
तो सब लोग बेसिकली खुश है। आई मीन हाउ द इंडिया, अब इंडिया कैसे जा रहा है इन द नेक्स्ट लेवल। एंड ऑल्सो ये बाहर भी बहुत लोग को चर्चा करता है इसके बारे में, एंड सब लोग बहुत खुश होते हैं, और हम लोग भी खुशी लगता है बिकॉज एंड ऑफ द डे हम लोग इंडियन है। लास्ट 9 years में काफ़ी सारे चेंजेस हुए। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी, ही इंट्रोड्यूस GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्वच्छ भारत योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जन धन योजना, उजाला योजना। सो दे आर सो मेनी थिंग्स आर उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस किए हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो लेकिन इन सब में मुझे लग रहा है कि फॉरेन पॉलिसीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप की है, स्पेशली जब वो इंटरनेशनल फोरम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जस्ट लाइक दिस पर्टिकुलर वन। तो इसमें इंडिया को एज अ होल ग्लोबल इंट्रोडक्शन मिलता है। दैट्स रियली एक्सीलेंट। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज से केरल के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया तिरुवनंतपुरम और कन्नौर का दौरा करेंगे। नायब सदर आज तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मा नाभा स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। कल वो तिरुवनंतपुरम में केरल असेंबली की सिल्वर जुबली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे, जहां वो एक जलसे आम से खिताब करेंगे। नायब सदर जमहूरिया केरल विधानमंडल इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल 2023 का एक यादगार भी जारी करेंगे। विधानसभा की इमारत का इफ्तिताह 22 मई 1998 को भारत के साबिक सदर जमहूरिया आजानी श्री KR नारायण ने किया था। उसके बाद नायब सदर जमहूरिया इंडियन नेवल अकादमी कन्नौर जाएंगे, जहां वो कैडेट से बातचीत करेंगे। भारत के किसी भी नायब सदर जमहूरिया का ये इंडियन नेवल अकादमी का पहला दौरा है। कन्नौर के अपने दौरे के दूसरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया टीचर रत्ना नायर को थलासरी में वाक़ई उनकी रिहाइशगाह पर एजाज़ से नवाजेंगे। रत्ना नायर ने नायब सदर जमहूरिया को उस वक्त पढ़ाया था जब वो चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल के तालिब इल्म थे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारत की ज़ेर सदारत G20 के तहत माहौलियात और मौसमियाती इस्तेहकाम पर वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज से मुंबई में शुरू होगी। मीटिंग का आगाज़ जुहू बीच पर G20 मेगा बीच क्लीन अप इवेंट से होगा। इसमें G20 के मंदूबीन शिरकत करेंगे। इस मीटिंग का एहतमाम माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली की वजारत ने ज़मीनी साइंस की वजारत, मुल्क की साहिली रियासतों और G20 ममालिक के ताउन से किया है। इसका मकसद बेदारी फैलाना और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने में कम्युनिटी की शिरकत की अहमियत की तरफ तवज्जो मबजूल कराना है। साहिली समुद्र की सफाई मुहिम 9 साहिली रियासतों और 4 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 30 से ज़्यादा साहिलों का अहाता करेगी। इस मकसद के लिए कई तकरीबात का इनेकाद किया गया है, जिनमें बैन स्कूल पेंटिंग मुकाबले, समुद्री माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और कचरे की रिसाइकलिंग से मुतालिक अहद बस्तगी वगैरह शामिल हैं। ज़मन में पद्म अवार्ड याफ्ता आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक भी जुहू बीच पर अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। लाइफ मिशन के ज़रिए माहौल दोस्त पायदार तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ देना। साहिली समुद्र की सफाई मुहिम के ज़रिए वज़ीर आज़म की दूर अंदेश अपील को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। माहौलियात और मौसमियाती इस्तेहकाम की पहल। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अमित शाह गुजरात के दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह अहमदाबाद में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 320 नई बसों का इफ्तिताह करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला गांधीनगर में अमूल की जदीद तरीन हयातियाती जांच लेबॉरेटरी का भी इफ्तिताह करेंगे। अमित शाह अहमदाबाद में मोदी समाज के कौमी कन्वेंशन का भी इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वो अहमदाबाद में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। मन की बात के 100वें एपिसोड में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेलौर के दया सेवा साधन केंद्र के खवातीन के जरिए मिट्टी के कप और बर्तन बनाने का जिक्र किया। इस मरकज़ की खवातीन इस बात से बहुत खुश हैं कि उनके काम का PM ने तज़किरा किया। इसके लिए उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया है। दया सेवा साधन पेन हम वेल्लोर में दया सेवा साधन में काम कर रहे हैं। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि PM मोदी ने मन की बात के 100वें एपिसोड में हमारे बारे में बात की। सूप मिक्सिंग நம்ம நிறைய செய்றோம்। 100வது हम मिट्टी के चाय के प्याले, सूप के प्याले आदि बना रहे हैं। मन की बात के 100वें एपिसोड में PM मोदी ने हमारे बारे में
जो भाषण दिया उससे हम बहुत आभारी हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। நாங்கள் இந்த கிளே கப்பெல்லாம் தயார் बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मुल्क के शुमाल मगरबी, वस्ती और मशरक़ी इलाकों में गर्मी की लहर की पेशनगोई की है। अगले 3 दिनों के दौरान शुमाल मगरबी भारत में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, गंगा मगरबी बंगाल, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अलग अलग मकामात पर गर्मी की लहर बरकरार रह सकती है। महकमे ने कहा है कि ज़्यादा नमी और ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से उड़ीसा, कोंकण खित्ता, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी गर्मी की लहर चलने का इम्कान है। और अब अफवाहों को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट में दावा किया गया है कि अदालतकृत पेंशन योजना के तहत बैंक इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि आया आपने 1 साल में 7 लाख से कम रकम खर्च की है या नहीं। पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक ट्विटर हैंडल के जरिए इस खबर की हकीकत बताई है। पीआईबी के फैक्ट चेक के मुताबिक ये दावा बिल्कुल गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस स्कीम के तहत किसी फर्द के अखराजात को मुरतब करता है और उसकी निगरानी करता है। हम अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करते हैं कि वह अफवाहों पर तवज्जो ना दें और हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली किसी भी खबर या वीडियो की सच्चाई की तस्दीक करें। नेज़ गैर ज़रूरी वायरल पैगामात से हमेशा गुरेज करें। और अब मुल्क की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल की बात करते हैं। जी हाँ, भारतीय रेलवे आपको बहुत जल्द ये खुशखबरी देने वाला है कि अब आप ज़ेरे आब मेट्रो में सफ़र कर सकेंगे। ये पहला मौका होगा जब भारत में अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है और इसकी खासियत क्या है, हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह की खास रिपोर्ट। आपने मेट्रो ट्रेन को शहरों में बुलंदी पर या सुरंगों के अंदर से गुजरते हुए देखा होगा और सफर किया होगा, लेकिन अब मुल्क में पहली बार मेट्रो ट्रेन दरिया के नीचे से गुजरेगी। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर कोलकाता ने ये कमाल दिखाया है जो भारत में नकलो हमल के एक नए बाब का आगाज होगा। हम बात कर रहे हैं कोलकाता में साल्ट लेक से हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरने वाली हावड़ा मैदान मेट्रो रेल की, जो तकरीबन 16.5 किलोमीटर लंबी है। इस राहदारी में 5.74 किलोमीटर का रास्ता दरियाए हुगली के नीचे से गुजरेगा। टोटल जो कॉरिडोर है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से लेके हावड़ा मैदान तक ये 16.55 किलोमीटर का है। इसमें से कुछ पोर्शन जो है एलिवेटेड है, कुछ अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड पोर्शन की जो लेंथ है 10.81 किलोमीटर की है और हुगली रिवर बेड के नीचे, बेड के लगभग 15 मीटर नीचे जो अंडरग्राउंड टनल है इसकी लेंथ जो है 522 मीटर की है। जो 16.55 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है इसमें से 9.3 किलोमीटर का कॉरिडोर जो है ऑलरेडी पब्लिकली कमीशन किया गया है। तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए से जायद की लागत से तामीर होने वाले इस प्रोजेक्ट का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। खासतौर पर दरिया के नीचे पूरी टनल बनाई जा चुकी है और इसे इस साल शुरू करने का हदफ भी है। इसकी तामीर से जहां दरिया को अबूर करने में 1.5 घंटे लगते हैं, वहीं अब मेट्रो के जरिए इसे चंद मिनटों में मुकम्मल किया जा सकता है। हावड़ा से कोलकाता का फासला भी कम हो जाएगा और लोगों को ट्रांसपोर्ट की भी एक आसान सहूलत दस्तयाब होगी। इसमें अभी सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से शियालदा तक ऑलरेडी इट इज ओपन फॉर कमर्शियल सर्विसेज पैसेंजर्स के लिए। नाउ द प्लानिंग इज प्लैनेट से लेके सॉल्ट लेक हावड़ा मैदान तक कमर्शियल सर्विस चालू करने का वी आर टारगेटिंग इन दिसंबर 2023। दोनों एंड जो कैलकाटा के दोनों हावड़ा और कैलकाटा इन दोनों को सीमलेस कनेक्टिविटी हो जाएगी बिलो द रिवर। एट प्रेजेंट सिर्फ 2 ब्रिजेस हैं जिससे लोग पार होते हैं, प्लस जेटी सर्विसेज रहती है। नाउ मेट्रो सर्विसेज विल आल्सो कनेक्ट फ्रॉम बोथ द एंड्स। ये पहली बार होगा जब मेट्रो दरिया के नीचे बनी सुरंग से गुजरेगी। ये सुरंग दरिया में आबी सतह से 33 मीटर नीचे बनाई गई है। इस मंसूबे की सबसे खास बात यह है कि दरिया के नीचे बनाई गई ये सुरंग सिर्फ 66 दिनों में मुकम्मल हुई है, जिस पर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल भी मुसलसल जारी है। यानी कोलकाता के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा। इन्हें अब सड़क पर ट्रैफिक की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब वो मेट्रो के जरिए दरिया अबूर करके अपने मंजिल तक पहुंच सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब वक्त है बैनुल अक़वामी खबरों का।
बात करेंगे कांगो की। कांगो में वोटर रजिस्ट्रेशन में बेज़ाब्तियों पर सैकड़ों अफराद ने एहतजाज किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शामिल लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में भी ले लिया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्क में अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल ने कई बुरहानों को जन्म दिया है, जिसकी वजह से लाखों लोग नकल मकानी भी कर चुके हैं। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 27 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। स्पेन के ज़रगोज़ा एयरबेस पर तरबियती मशक़ के दौरान एक जंगी तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद तैयारे में आग लग गई। स्पेन की वजारत दिफा ने कहा है कि फाइटर जेट से पायलट बाहर निकल गया था। पायलट को अस्पताल में दाखिल कराया गया। अमेरिका में तैयार F-18 हॉर्नेट जंगी तैयारा तेज़ी से नीचे गिरा और फिर उसमें धमाका होने के बाद आग लग गई। हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए जाँच का अमल जारी है। अमेरिका ने यूक्रेन को जदीद तरीन जंगी तैयारी की फराहमी पर इत्तफाक कर लिया है, जिसमें अमेरिका में तैयार किया गया F-16 जंगी तैयारा भी शामिल है। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवन ने कहा है कि सदर जो बाइडन ने जुमे को जापान में सरबराह इजलास में इस फैसले के बारे में अपने G7 हम मंसूबों को मुतलह किया है। इसके अलावा अमेरिका के फौजी यूक्रेन के पायलटों को जेट तैयारों का इस्तेमाल करने की तरबियत भी फराहम करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि यूक्रेन तवील अरसे से जदीद तरीन जेट की मांग कर रहा था और उसने इस कदम को एक तारीखी फैसला बताया है। उधर नेटो ममालिक ने तशवीश का इजहार किया है कि यूक्रेन को जेट सौंपने से रूस के साथ बराह रास्त इख्तलाफात हो सकते हैं। और आइए रुख करेंगे खेल के मैदान का। शंघाई में जारी तीरंदाजी आलमी कप स्टेज 2 मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी देखने को मिली है। भारत के ज्योति सुरेखा और ओजस प्रवीण देवताली ने कंपाउंड मिक्स टीम ने सोने का तमगा जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कोरिया की जोड़ी को दिलचस्प मुकाबले में 155-156 से हराकर तमगा अपने नाम किया। इससे पहले ज्योति और प्रवीण तीरंदाजी आलमी कप स्टेज 1 में भी सोने का तमगा जीतने में कामयाब हो चुकी हैं। वहीं खातून कंपाउंड के सिंगल जुमरे में भारत को कांसे का तमगा मिला है। भारत की अवनीत कौर ने कांसे का तमगा जीता है। मर्द कंपाउंड के सिंगल जुमरे में भारत को सोने का तमगा मिला है। भारत के प्रमेश जावकर ने शानदार कारकर्दगी पेश करते हुए सोने का तमगा अपने नाम किया। परमेश ने दुनिया के नंबर 1 तीरंदाज नीदरलैंड के माइक श्लेसर को शिकस्त दी है। 19 साला भारतीय खिलाड़ी ने मुकाबले को 149-148 से अपने नाम किया। आईपीएल की बात करें, चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के प्लेऑफ में जगह बना ली है। अपनी आखिरी लीग मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 77 रन से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। चेन्नई से जीत के लिए मिले 224 रन के हदफ का ताक़ुब करने उतरी दिल्ली की टीम मुकर्ररा 20 ओवर में 9 विकेट पर 146 रन ही बना सकी। दिल्ली के लिए कप्तान डेविड वार्नर को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज बड़ी इनिंग नहीं खेल पाया। वार्नर 86 रन बनाकर आउट हुए। इससे कबल चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 3 विकेट पर 223 रन बनाए। ऋतुराज और डेविन कानवे ने टीम को अच्छी शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 141 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। ऋतुराज ने 79 रन की इनिंग खेली, जबकि डेविन ने 87 रन की इनिंग खेली। उसके बाद जडेजा ने धोनी के साथ मिलकर तेजी से रन बनाए। शिवम दुबे ने 22 रन बनाए। चेन्नई की तरफ से जडेजा ने नॉट आउट रहते हुए 20 रन तो धोनी ने भी नॉट आउट रहते हुए 5 रन बनाए। और इस बीच राजस्थान रॉयल्स ने अपने आखिरी लीग मैच में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद भी कायम है। वहीं पंजाब किंग्स के साथ नाउमीदी लगी है और वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पंजाब ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 187 रन बजाए। जवाब में राजस्थान ने 19 ओवर 4 बॉल में 6 विकेट पर 189 रन बना लिए। राजस्थान को जीत के लिए आखिरी ओवर में 9 रन की जरूरत थी। ध्रुव जुरैल ने और ट्रेंट बोल्ट ने शुरुआती 3 गेंद पर 4 रन बनाए। इसके बाद चौथी गेंद पर ध्रुव ने छक्का लगाकर मैच को खत्म कर दिया। राजस्थान के लिए देवदत्त पाटिकल ने सबसे ज्यादा 51 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 50 और शमरान हिटमायर ने 46 रन की इनिंग खेली। और अब मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। राणा।